नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो एनडीए के खिलाफ इंडिया अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। लोकसभा स्पीकर ने इसे मंजूर कर लिया है। तारीख की घोषणा जल्द होगी। स्वाभाविक है कि राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में अविश्वास प्रस्ताव रखा जाएगा। अब आप सवाल उठा सकते हैं कि आखिर विपक्ष को जब पता है कि उसकी हार तय है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत क्यों पड़ रही है। 2018 में भी इसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तब बीजेपी को 326 के मुकाबले 125 से बहुत शानदार बढ़त हासिल हुई थी। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी था, क्योंकि हो सकता है कि ये विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव हो जाए तो आपको मौका नहीं मिलेगा कोई अविश्वास प्रस्ताव लाने का, क्योंकि फिर ये मानसून सत्र मौजूदा लोकसभा का आखिरी सत्र होगा। वैसे भी 5 साल में एक बार तो अविश्वास प्रस्ताव ला ही जाना चाहिए। 2018 में भी लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव, और इस बहाने पिछले 9 साल की विफलताओं पर केंद्रित करेगा विपक्ष, और सरकार का पक्ष तो स्वाभाविक है कि वो बताएगा कि उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए। सबसे बड़ी बात है कि मणिपुर के मसले पर मोदी सरकार चर्चा से भाग रही थी, और अब अविश्वास प्रस्ताव में भी विपक्षी पार्टियां मणिपुर के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगी, और इसका जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा बीजेपी के नेताओं को। और ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी बातें सामने आएंगी जो बीजेपी अभी तक लाना नहीं चाह रही थी और राजनीति करने की कोशिश कर रही थी। अब यह राजनीति नहीं चलेगी। दूसरी बात है कि विपक्ष बार बार कह रहा था कि मणिपुर पर चर्चा हो जिसमें प्रधानमंत्री इंटरवीन करें या प्रधानमंत्री उसकी शुरुआत करें, और प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हो रहे थे और वो बोलना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब वो मजबूर हो जाएंगे जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। तो मणिपुर पर नहीं बोले तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर लेगा इंडिया, अगर बोले तो एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर लेगा इंडिया। अगर वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इस पर सबकी नजर रहेगी। और अगर वो नहीं बोलेंगे, चुप्पी साध जाएंगे, तो जनता के बीच में सवाल उठेगा स्वाभाविक तौर पर कि आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिर मोदी जी इस सवाल से बचने की कोशिश लगातार क्यों कर रहे हैं, और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर भी नहीं बोले। स्वाभाविक है वो बोलेंगे। दूसरा कि अभी अविश्वास प्रस्ताव लाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मोदी ने अभी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में कहा था कि अब सब कुछ चीजें भूल जाइए और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दीजिए। और एनडीए इस बहाने ये बताने की कोशिश कर रहा था, मोदी जी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी सरकार, बीजेपी पार्टी, उनका एनडीए का गठबंधन लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए तैयारियां कर रहा है, और तैयार है वो लोकसभा चुनाव के लिए। और इसका जवाब भी इंडिया को देना था। कहीं ना कहीं इंडिया पर ये हमले हो रहे थे कि इंडिया में एकता नहीं है, उसमें अभी नारा तय नहीं हुआ है, उसमें सीट शेयरिंग तय नहीं हुई है, और मोदी जी नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा समय मिले विपक्ष को एक होने का। तो ऐसे में अब अविश्वास प्रस्ताव लाकर इंडिया ने भी साफ कर दिया है कि वो भी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। एक बात इसलिए भी कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश होगी और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। इसके साथ साथ महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल के लोग स्वाभाविक तौर पर ऑर्डिनेंस वाली बात, हालांकि उनके लोकसभा में एक ही सांसद हैं, लेकिन वो इस बात को उठाएंगे कि ऑर्डिनेंस लाकर कैसे दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार से महरूम कर दिया गया है। इसके अलावा भी जो कई मुद्दे हैं, अडानी वाला मुद्दा भी कुछ लोग उठा सकते हैं। राज्यपालों की भूमिका, डीएमके राज्यपालों की भूमिका को लेकर वैसे ही एक नोटिस दे चुकी थी बहस का। तो राज्यपालों की भूमिका, उसमें भी केरल है और डीएमके है, उसके अलावा तेलंगाना है, ये सरकारें, और पश्चिम बंगाल है, ये सरकारें खासतौर से राज्यपाल की भूमिका को उठाती रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की एकता को लेकर जो इंडिया फ्रंट, जो पॉलिटिकल फ्रंट बना है, उसको सामूहिक रूप से कैसे मुद्दों को उठाती है और कैसे मोदी सरकार को घेरती है, मोदी सरकार से क्या क्या जवाब लेने के लिए मोदी सरकार को मजबूर करती है, ये देखना पड़ेगा कि किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कि एनडीए के जो अलग अलग इंडिया के जो अलग अलग पार्टियां हैं वो
अपने अपने हिसाब से भाषणबाजी करते रहें और जिसमें तारतम्यता नहीं मिले। एक थीम नजर आनी चाहिए। क्या ये थीम नजर आएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। थीम से मतलब है कि कुछ लोग मणिपुर पर बोले और मणिपुर पर अलग अलग मुद्दों को अलग अलग लोग उठाएं, जिससे कि प्रेशर बन सके। और इसके अलावा कि दोहराव, डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा नहीं हो, कि यानी हर पार्टी का आदमी आ रहा है और एक ही बात कह रहा है, एक ही स्वर में कह रहा है, तो उसमें लोगों में बोरियत भी आएगी। सबसे बड़ी बात है कि जहां 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर एनडीए इंडिया अपनी तरफ से मजबूत तर्क रखने की कोशिश करेगा। तेलंगाना में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मिजोरम में चुनाव है। मणिपुर के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 सबसे बड़े शस्त्र रहे हैं, डबल इंजन की सरकार वाला नारा, उसको इंडिया ध्वस्त करने की कोशिश करेगा। दूसरा, उनका महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं, लेकिन नग्न महिलाओं का वीडियो की बात उठाकर ये बताने की कोशिश हो गई कि मोदी जी को इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से अमित शाह सबको पता था, फिर भी वो खामोश बरते और उनकी कथनी करनी में फर्क है। इसी तरह सुरक्षा का मसला भी मणिपुर के बहाने, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, राज्य सरकार विफल रही, मोदी सरकार विफल रही, मोदी सरकार समस्या से भागती रही। ये मुद्दे भी विपक्ष अपनी तरफ से, इंडिया अपनी तरफ से उठाकर घेरने की कोशिश करेगा। मध्य प्रदेश की सरकार की बदहाली को मुद्दा बनाया जाएगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दावा करेगी कि उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं लाई है और बहुत अच्छा काम किया है। अब एनडीए की बात कर लेते हैं। एनडीए के लिए सबसे बड़ी राहत की बात होगी कि राहुल गांधी सदन में नहीं होंगे जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही होगी। दूसरी बात होगी कि वो मणिपुर में विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन मोदी सरकार भी ये बताएगी कि कैसे मणिपुर में कांग्रेस के शासन में भी इसी तरह अत्याचार होते रहे थे, नस्लीय हिंसा होती रही थी, और क्यों कांग्रेस के समय की नीतियों के लिए, कांग्रेस के समय की नीतियां मणिपुर के लिए जिम्मेदार हैं। राजस्थान का मुद्दा जोर शोर से उठेगा, दलितों पर बलात्कार, दलितों पर अत्याचार, बंगाल में हिंसा का मुद्दा जोर शोर से उठेगा, छत्तीसगढ़ को भी लपेटे में लिया जाएगा और इस बहाने अपना एजेंडा मोदी जी पेश करने की कोशिश कर सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में एजेंडा क्या रहेगा। परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद की वो बात करते रहे हैं, और अब तो वो इंडिया पर उन्होंने जो हमला किया कि इंडिया में के लिए उन्होंने तुलना कर दी थी कि ये तो इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में, पीएफआई में भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था। तो एक मुकाबला दिलचस्प ये देखने को मिल सकता है ऑन रिकॉर्ड सदन के पटल पर, कि जैसे खड़गे ने जवाब दिया कि इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी को कांग्रेस ने ही, यानी इंडिया ने ही हटाया था, इंडिया ने ही भगाया था। तो इस हिसाब से भी ये जो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस है बड़ी गर्मा गर्म रहेगी और टोका टाकी बहुत होगी और बड़ी दिलचस्प भी बहस होगी, ये भी कहा जा सकता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप में भी जा सकते हैं, मेंबरशिप ड्राइव में मेंबरशिप को क्लिक कीजिए, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके आप अपनी श्रद्धा अनुसार मुझे मदद कर सकते हैं। आपकी मदद की मुझे बेहद ज़रूरत है। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।